हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करियर इन आईपीआर। तो यहाँ पर देखिए आईपीआर मींस क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि आईपीआर का स्कोप क्या है। यहाँ पर अगर आप अपना करियर बनाते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड है, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, आपको किस तरह का वर्क करना पड़ेगा और आपको सैलरी क्या मिलेगी, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आईपीआर के कोर्सेज होते हैं और किस किस तरह के कोर्सेज होते हैं, और यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा एग्जाम होता है जिससे कि आप आईपीआर एजेंट बन सके। क्लियर एवरीवन? तो इन सभी चीजों को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो पूरा वीडियो एंड तक आप देखिएगा। और अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आईपीआर होता क्या है बेसिकली। तो आईपीआर में 5 चीजें आती हैं। पहला होता है पेटेंट, सेकंड होता है ट्रेडमार्क, थर्ड होता है कॉपीराइट, फोर्थ होता है डिजाइन रजिस्ट्रेशन एंड फिफ्थ होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये 5 चीजें जो होती हैं आईपीआर के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर्टिकुलरली इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पेटेंट्स के बारे में बताऊंगा कि पेटेंट्स के अंदर अगर आप करियर बनाएंगे तो आपका कितना स्कोप है। तो सबसे पहले हमें यह समझते हैं कि आईपीआर का स्कोप कितना है और इसकी ग्रोथ कितनी होगी। देखिए आज का जमाना बहुत कंपटीशन का जमाना है और इस जमाने के अंदर जो भी कंपनी नई आ रही है या पुरानी कंपनी है, कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट को उनका जो एम है वो क्या है, टॉप पर ले जाना और उस प्रोडक्ट की सेल काफी ज्यादा सेल करना। तो वो इतनी ज्यादा सेल कैसे करेंगे, अपने कंपटीटर को पीछे कैसे छोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि उनके प्रोडक्ट में कुछ यूनिक होना चाहिए। और यूनिक कैसे होगा, जब तक कि उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ इनोवेशन नहीं होगा और इनोवेशंस के थ्रू वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नहीं आएगा। क्लियर एवरीवन? और अब आप ये जानते हैं कि हर एक कंपनी जो है वो नॉट ओनली वर्किंग इन वन कंट्री, दे आर ऑल्सो वर्किंग इनटू मैनी कंट्रीज। तो इतनी सारी कंट्रीज के अंदर वर्क जब कंपनीज करती हैं तो अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग आईपीआर के रूल होते हैं। तो उन्हें अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से अलग बताना होता है और उसकी मोनोपोली स्टेब्लिश करनी होती है। अगर उनके प्रोडक्ट की मोनोपोली स्टेब्लिश हो गई तो उनका प्रोडक्ट काफी ज्यादा सेल होगा और इससे उनकी ग्रोथ होगी। क्लियर एवरीवन? और ये सब कब हो पाएगा, जब वो आईपीआर ऑफिसर्स की मदद लेंगे, अपने प्रोडक्ट का पेटेंट कराएंगे। क्योंकि जैसे इंडिया है तो इंडिया में 20 ईयर्स के लिए पेटेंट मिलता है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ईयर्स के लिए पेटेंट मिलता है। क्लियर? तो जो भी कंपनी एक कंट्री के अलावा दूसरी अलग अलग कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट एस्टेब्लिश करती हैं, तो जब वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट एस्टेब्लिश करती हैं तो उसके लिए उनको क्या चाहिए होता है, अपना आईपीआर ऑफिस चाहिए होता है। क्लियर? तो आजकल देखिए बहुत सारी तरह की कंपनी है, ऐसा नहीं है कि केवल फार्मास्यूटिकल में ही आईपीआर होगा। फार्मास्यूटिकल हो गया, बायोटेक हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गई, एडटेक कंपनीज हो गई, फिनटेक कंपनी हो गई, ई कॉमर्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस हो गया और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल आप लोगों को दिए हैं जहां पर कि आईपीआर की जरूरत होती है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं हो, वहां पर कॉपीराइट्स होंगे। तो सभी तरह की चीजें होती हैं आईपीआर के अंदर। तो यहाँ पर हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट रखना चाहती है, इसलिए ही उनको आईपीआर ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है। और धीरे 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 जो है मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जाएगा और मोनोपोली स्टेब्लिश करने के लिए कंपनीज को आईपीआर करना ही पड़ेगा और इसकी ग्रोथ काफी ज्यादा हो रही है। अगर आप 2018 का डाटा देखेंगे तो 2018 के डाटा में इंडियन पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट पर ऐसा है कि ऑलमोस्ट 50,000 जो है पेटेंट फाइल किए गए हैं। अब 2023 चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा उसमें ग्रोथ हो चुकी होगी। और अगर इंडियन पेटेंट ऑफिस की ही वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो टोटल इंडिया की 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से केवल पेटेंट एजेंट जो हैं वो 5100 पेटेंट एजेंट ही रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट हैं इंडिया के अंदर। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इस आईपीआर ऑफिसर्स की और पेटेंट एजेंट्स की डिमांड तो काफी ज्यादा है, बट पेटेंट एजेंट बहुत कम है। इसका मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो जब एजुकेटेड और रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट की जो है वो संख्या कम है और उनकी डिमांड ज्यादा है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं आप कि जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होंगे उनको हाइक मिलेगा, मतलब सैलरी उनको ज्यादा मिलेगी।
क्लियर एवरीवन? तो यहाँ आप समझ गए कि इस फील्ड की ग्रोथ रेगुलर होती रहेगी और डे बाय डे इसका ग्राफ इंक्रीज ही होगा, तो आईपीआर प्रोफेशनल जरूरत पड़ेगी। मतलब ये जो फील्ड है इसमें डाउन ट्रेंड नहीं आए। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर आप ग्रोथ इस फील्ड की समझ गए, स्कोप भी आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए कि आपको वर्क किस तरह का करना पड़ेगा। जो भी कंपनी होगी उसके अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, जो भी इन्वेंटर्स होते हैं उनसे आपको मुलाकात करनी पड़ती है, वहां उनसे उनकी इन्वेंशन समझनी पड़ती है और उनको ये बताना पड़ता है कि ये जो आपने इन्वेंशन की है क्या ये पेटेंटेबल है या नहीं है। तो पहला तो ये हो गया कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो भी इन्वेंशन है वो पेटेंटेबल होगी या नहीं होगी, मतलब कि उसमें नॉवेलिटी है या नहीं है। सेकंड, जब अगर उसमें नॉवेलिटी आ जाती है तो उनसे आप मीटिंग करके पूरा जो उनके डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करोगे। उसके बाद पेटेंट को ड्राफ्ट करोगे। पेटेंट ड्राफ्ट करने के लिए आपके पास में अच्छे स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, स्किल्स क्या होंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सेकंड नंबर पे हमारा पेटेंट ड्राफ्ट हो गया। उसके बाद आप ई फाइलिंग करेंगे, पेटेंट की फाइलिंग होगी। पेटेंट की फाइलिंग होने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स पेटेंट ऑफिस चले जाते हैं। वहां पेटेंट ऑफिसर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट पेटेंट ऑफिसर, वो उसको रिव्यू करते हैं और जो भी उसमें क्वेरीज होती हैं उन सारी क्वेरीज को वापस पेटेंट एजेंट के पास भेजा जाता है। पेटेंट एजेंट उन क्वेरीज को देखता है और उनका रिप्लाई करता है। अब उनका रिप्लाई करने के बाद जो है इनोवेशन सही है तो यहाँ पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है। क्लियर? तो उसके बाद ये सारा जो प्रोसीजर होगा पेटेंट ऑफिस के बीच में और पेटेंट एजेंट के बीच में, इसको हम बोलेंगे पेटेंट प्रोसिक्यूशंस। क्लियर एवरीवन? इसके अलावा जब कंपनीज एक कंट्री के बाद दूसरी अलग अलग कंट्रीज में अपने पेटेंट्स फाइल करती है, वहां पर अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो वो आईपीआर का सहारा लेती है। तो वहां आपको पेटेंट डॉकेटिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपके काफी सारे वर्क हो गए। और लास्ट में पेटेंट मैनेजमेंट, ये भी आपको करना पड़ेगा। पेटेंट मैनेजमेंट में क्या आ गया, जिस कंपनी में भी आप जॉब कर रहे हैं वहां पर उस कंपनी के जो भी पेटेंट्स हैं उनमें कोई लूप होल हो, मतलब अगर उनमें कोई लूप होल हो तो उसको बचाना, मतलब पेटेंट का इंफ्रिंजमेंट बचाना, और किसी दूसरी कंपनी कंपटीटर कंपनी के पेटेंट में इंफ्रिंजमेंट निकालना, मींस दूसरी कंपनी के पेटेंट में लूप होल निकालना ताकि उनके पेटेंट को इंफ्रिंज करके आप अपना कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दें। क्लियर एवरीवन? तो इस तरह के आपको जो है वर्क प्रोफाइल रहेगी। यहाँ पर आपकी डेजिग्नेशंस क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर अगर आप सर्टिफाइड पेटेंट एजेंट है, अगर पेटेंट एजेंट का एग्जाम आपने पास किया है तो आप पेटेंट एजेंट कहलाएंगे। बट अगर आपने पेटेंट एजेंट का एग्जाम पास नहीं किया है और आईपीआर में ही कोई कोर्स किया है, मास्टर्स डिग्री की है या पीजी डिप्लोमा इन आईपीआर किया है, तो उस केस में आप जो है कंपनी के अंदर फर्स्ट एज ए फ्रेशर में तो आप आईपीआर ट्रेनी की पोस्ट पर लगेंगे। उसके बाद आप आईपीआर एग्जीक्यूटिव होंगे, उसके बाद आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बनेंगे एंड उसके बाद आईपीआर साइंटिस्ट बन जाएंगे और उसके बाद सीनियर साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो इस तरह से डेजिग्नेशंस होंगी अगर आपने पर्टिकुलर डिग्री की है। और अगर आप स्पेसिफिकली पेटेंट एजेंट बनना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, पेटेंट एजेंट बनने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पेटेंट एजेंट का एग्जाम होता है वो पास करना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि वो एग्जाम जो होता है वो कब होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक साल में एक बार एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो नवंबर टू दिसंबर के बीच में होता है और उसका नोटिफिकेशन जो है अगस्त सितंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। इंडियन पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये पेटेंट एजेंट का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है, पेपर कैसा आता है, कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, इन सब का मैं सेपरेट से लेक्चर आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो यहाँ पर अब देखिए कि पेटेंट एजेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो पेटेंट एजेंट जो बनते हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपने साइंस फील्ड के अंदर ग्रेजुएशन किया हो, चाहे आप बी फार्मा हो, चाहे आप बीएससी हो, या फिर आपने इंजीनियरिंग किया हो, कोई भी टेक्निकल ग्रेजुएशन किया हो, इसके अलावा सिंपल बीएससी भी आपने अगर किया है तो आप जो है पेटेंट एजेंट का एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आईपीआर के जो कोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो आईपीआर में सर्टिफिकेट कोर्स इन आईपीआर होता है। सेकंड, अगर उससे ऊपर उठेंगे तो आप यहाँ पर पीजी डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। और
उसके अलावा अगर आप मास्टर डिग्री की तरफ जाएंगे तो MSc इन IPR होता है। अब इसके इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? देखिए ये जो कोर्सेज हैं डिस्टेंस लर्निंग मोड में भी होते हैं और रेगुलर मोड में भी होते हैं। क्लियर? इनके इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? तो इनके इंस्टीट्यूशन जो हैं, आप गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की जो भी लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उनमें उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक करिए क्या वो IPR के अंदर डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज करवा रही हैं। जैसे अगर आप नलसार हैदराबाद की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां आपको इसके कोर्सेज मिल जाएंगे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से भी आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी जो लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि IPR के कोर्सेज करवा रही हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने इसमें डिग्री कर ली तो आपके मन में ये सहज ही प्रश्न आ रहा होगा आखिर वो कौन सी कंपनीज है जहाँ मेरी जॉब लगेगी। तो देखिए जिस तरह से BPOs होते हैं, KPOs होते हैं, मतलब BPO मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी, KPO मीन्स नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी, इसी तरह से LPO होते हैं, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी। तो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी के अंदर आपकी जॉब लगेगी और कुछ प्राइवेट लीगल फर्म्स भी हैं, वहां पर भी IPR प्रोफेशनल की जॉब लगती है। यहाँ मैं स्क्रीन पर आपको अलग अलग IPR कंपनीज की जो ग्रेड है वो शो कर रहा हूँ। उनको बैंड दिए हुए, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4, तो वो सारी चीजें आपको शो कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रही होंगी कि इस तरह के IPR कंपनी में आप जा सकते हैं। अब रही बात सैलरी की, क्योंकि सैलरी ही सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आखिर हमें इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर 2 सेगमेंट हो गए, पहला तो है फ्रेशर और दूसरा हो गया एक्सपीरियंस। और उसके अलावा अगर आप बांटेंगे तो एक तो हो गया पेटेंट एजेंट जो कि रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट है, और एक वो बच्चा जो कि पेटेंट एजेंट तो नहीं है बट उसने मास्टर या PG डिप्लोमा डिग्री की हुई है। तो यहाँ पर जिन्होंने मास्टर और PG डिप्लोमा डिग्री की हुई है उनकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 पर मंथ से स्टार्ट हो जाएगी, और जब एक्सपीरियंस उनको हो जाएगा तो उनकी सैलरी जो है 10 लाख टू 15 लाख तक पहुंच जाएगी 5 से 10 सालों के बीच में। और अगर आप रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट हैं तो इनिशियली आपकी सैलरी 40 टू 50,000 से स्टार्ट होगी, और स्टेप बाय स्टेप जब आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा तो आपकी सैलरी काफी बढ़ जाएगी, मींस 15 टू 20 लाख के आसपास आपकी सैलरी कंपनीज में पहुंच जाएगी। और जब आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, मींस 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर आप अपनी खुद की अगर फर्म ओपन करते हैं और उसके थ्रू लोगों के पेटेंट करते हैं तो आपको पता ही है कि एक एक पेटेंट फाइल करने के 1 लाख रुपए से लेकर 1.5-2 लाख रुपए तक भी ले लेते हैं पेटेंट एजेंट। क्लियर एवरीवन? तो आप यहां से समझ सकते हैं अगर साल भर में आप 30-40 पेटेंट भी फाइल करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको स्किल क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला तो है आपको पेटेंट लॉ की जो है नॉलेज पूरी अच्छी तरह से होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटेशनल स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए ताकि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अच्छी तरह से समझ सको। तो अब बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मुझे किस तरह के IPR डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। देखिए जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनका अपना IPR डिपार्टमेंट है, इसी तरह से जो भी कंपनी है, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो चाहे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, सबका अपना IPR डिपार्टमेंट है। तो जिस बच्चे का जैसा बैकग्राउंड होगा और वो IPR में डिग्री करके जाएगा तो उसको उसी तरह की कंपनी में जॉब मिलेगी। जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आपको इंजीनियरिंग कंपनीज के अंदर IPR की जॉब मिलेगी क्योंकि आपका बैकग्राउंड उसका है। आप फार्मास्यूटिकल बायोटेक के बैकग्राउंड वाले हैं तो आपको वहां पर जॉब मिलेगी। BSc और लाइफ साइंसेज और केमिस्ट्री के बैकग्राउंड वाले हैं तो आपको फार्मास्यूटिकल, बायोटेक और केमिकल कंपनीज के अंदर जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर अब लास्ट में प्रश्न आता है कि क्या आप लोगों को इस फील्ड में जाना चाहिए। तो देखिए बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर। ज्यादातर बच्चे आपने देखा होगा कि फार्मा अगर आपने किया है तो वो प्रोडक्शन में चले जाएंगे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में चले जाएंगे, मींस M.Pharm करेंगे, या बच्चे MBA करेंगे। तो आप लॉ के फील्ड में जो मींस पेटेंट एजेंट और IPR के फील्ड में काफी कम बच्चे जाते हैं। इसी तरह से अगर इंजीनियरिंग में होंगे तो इंजीनियरिंग में सारे बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग के अलग अलग ब्रांचेस में चले जाएंगे या फिर टीचिंग के अंदर चले जाएंगे। तो लॉ के अंदर बहुत कम बच्चे जाते हैं। ओके, कि लॉ के अंदर केवल जो स्पेसिफिक लॉ की डिग्री करता है वही जाता है, पर जो लॉ की डिग्री करता है उसको फार्मा की नॉलेज नहीं है, उसको इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं है। तो जो बच्चा IPR के अंदर जाता है और उसका बैकग्राउंड फार्मा, इंजीनियरिंग और बायोटेक वाला है तो उसकी डिमांड अच्छी होगी और लोग स्पेशलाइज कम मिलेंगे।
तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं और अपना अच्छा करियर इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप एलपीओज में तो जॉब कर ही सकते हैं, साथ साथ अलग अलग फील्ड की जो भी कंपनीज हैं उनमें आप आईपीआर ऑफिसर जा सकते हैं। साथ में अगर आप टीचिंग करना चाहें तो टीचिंग भी कर सकते हैं आईपीआर फील्ड के अंदर। क्लियर एवरीवन? अगर इस फील्ड से लेकर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप उसको मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।